सबसे पहले कुंडली वाला जवाब। राम जी और सीता जी के 36 गुण मिलने पर दोनों ओर के राजगुरुओं ने विवाह के लिए हरी झंडी दे दी। मगर विवाह का क्या हश्र हुआ, ये सारा संसार जानता है। आज इसीलिए कोई पंडित 36 गुण मिल जाने पर विवाह को निषेध बता देते हैं। कारण पूछे तो चुप्पी साध लेंगे। यानी 18, 24 और 30 गुण मिलने पर विवाह किए जाने का प्रपंच पाखंडी पंडितों ने रचा हुआ है काली कमाई करने के लिए। सवाल है, अगर कुंडली गणना सही होती है तो राम और सीता के 36 गुण मिलने पर विवाह सफल क्यों नहीं हुआ? तो दोष किसमें हुआ, 36 गुणों में या कुंडली में? मगर भोले भाले लोग इन पाखंडियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अब आइए मूल प्रश्न के प्रथम भाग पर। 1. भावी दामाद शिक्षित होना चाहिए। 2. रोजगार में हो। रोजगार का स्तर आपके परिवार के पेशे के अनुकूल हो। 3. लड़की के कद के अनुपात में लड़की से 3-4 इंच लंबा वर अच्छा माना जाता है। 4. लड़के के परिवार का स्तर आपके स्तर के अनुकूल हो। 5. विकलांग न हो। 6. सुदृढ़ शरीर अच्छे वर की पहचान है। 7. अब उन गुणों पर आइए जो कुंडली में मिलाना चाह रहे थे। लड़के के दोस्तों, उसके कार्यालय के सहकर्मी और निवास के डॉसियों से लड़के के चाल चलन की जानकारी लीजिए। 8. कार्यालय जाकर उसकी सही सैलरी और पद का पता कीजिए। कुंडली की व्यवस्था पुरातन काल में मजबूरी में की गई थी, क्योंकि आने जाने के पर्याप्त साधन न होने से भावी वर वधू के गुणों की जानकारी होना असंभव हो जाता था। तो पंडितों ने कोरा पाखंड करते हुए कुंडली रचना कर डाली। यानी कुंडली सिर्फ एक तुक्के का काम करती थी। मगर विचारिए कि क्या कुंडली को ईश्वर का अनुमोदन प्राप्त है? नहीं। तो संतान की कुंडली आज के जमाने में बगल में दबाए क्यों घूम रहे हो? जब आज हवाई यात्रा भी मामूली सी बात हो गई है, तो खुद जाकर लड़के के गुणों का पता करने में संकोच क्यों? जहां तक भविष्य ज्ञात होने का प्रश्न है, तो जवाब दीजिए कि फिर राम सीता का भविष्य सही क्यों नहीं पढ़ा जा सका? सीधी सी बात है, कुंडली सिर्फ एक पाखंड है। दहेज लोभी को दूर से नमस्ते कहिए। साधुवाद।